अगर हम देखें यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल, यानी आपको हर एक पहलू से देखना है। तो बताइए, पहला ऑप्शन है क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर एग्जांपल दैट वैलिडेट द टेक्स्ट, यानी आपसे पूछा कि अच्छा कोई भी टेक्स्ट हो सकता है कि नाउन पढ़ाया मान लीजिए आपको, या नाउन पे चैप्टर है, नाउन का उदाहरण दे दिया यानी संज्ञा का, तो इसमें आपका एप्लीकेशन है एक तरह से कि आपने जो सीखा उस पर उदाहरण दे दिया, कुछ क्रिटिकली नहीं सोच लिया आपने, हर एक पहलू नहीं सोच लिया, उसका नेगेटिव पॉजिटिव सब नहीं देख लिया, चिंतन मनन इतना नहीं किया। तो ये है आपका बेसिक एप्लीकेशन है ये, तो कि आपने जो पढ़ा उसका एग्जाम्पल दे दिया। सेकेंड ऑप्शन है क्वेश्चन दैट आस्क फॉर द स्टूडेंट्स पर्सनल ओपिनियन, यानी ऐसे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। राय में थोड़े आंसू आते हैं व्यक्ति के, क्योंकि जस्ट जो आपने देख लिया सुन लिया उसको एज इट इज कोट करने से मुश्किल है कि अपनी एक राय बना पाना, सही तरीके से बना पाना, वो भी हर एक पहलू को देखते हुए। तो प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछता है उसमें बच्चे को सोचना पड़ेगा, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिफ्लेक्ट करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा, हर एक पहलू देखेगा, तब जाके एक राय पे पहुंचेगा। क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ टर्म, सिंपल डेफिनेशन में तो फिर रिकॉल वैल्यू है, मतलब याद करने वाली बात है, यहाँ पे तो मेमोरी लग रही है उसकी, ना कि कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस नहीं लग रहा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन दैट आस्क द समरी ऑफ अ टेक्स्ट, तो समरी में भी क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होता। समरी में मूवी देख के आए आप, 2 घंटे की मूवी 20 मिनट में बता दी किसी को, इसमें क्या क्रिटिकल एनालिसिस है, क्या दिमाग पे जोर पड़ा, बस कम शब्दों में बता दिया आपने। समझ पा रहे हो? तो सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। पेपर लेंथी होता जा रहा है, उसी तरह से क्वेश्चंस भी आपको दिए जा रहे हैं। Which of the following aptly defines the relationship between cognition and emotion? 1 नंबर का टॉपिक है, अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले, यानी संज्ञान और संवेग के बीच, या आम शब्दों में कहें तो भावना के बीच क्या संबंध है, ये पूछा है आपसे। चल तो रही है क्लास करियर लैब पे, क्यों दुखी हो रहते हो? अभी भी शाम को क्लास हुई है। सात बजे वाली नहीं हुई है बस आज, प्रीवियस ईयर यही होते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टली डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन, यानी दिमाग और दिल की बात हो रही है। कॉग्निशन मतलब जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं, जितने भी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जो भी आप दिमाग से कर रहे हैं, और इमोशंस जो आप फील करते हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। सिंपल बात है, दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करेंगे। तो अभी हमने वो स्कूल वाला क्वेश्चन किया था ना, कि स्कूल में यदि बच्चों को लग रहा है ये मेरा स्कूल है, तो वो बेहतर सीख पाता है। क्यों? क्योंकि अब उसके इमोशंस रिलेटेड इन्वॉल्व हो गए, और इमोशंस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। हम बंडल ऑफ इमोशंस हैं एक तरह से देखा जाए तो ह्यूमंस, हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे जीवन को रंग भर देते हैं, नहीं तो हम हो जाएंगे रोबोट्स। ठीक, तो इमोशंस हो गए इंपॉर्टेंट सीखने में भी, दिमाग के रोल में भी। तो कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस इमोशंस बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं इन्फ्लुएंस करते, भाई इमोशंस भी करते हैं कॉग्निशन को, यानी दिमाग को दिल, और दिल दिमाग दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इमोशंस इन्फ्लुएंस, जैसा आप फील कर रहे हैं वैसा आप सोचते हैं, है ना, और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कहीं ना कहीं आप फील भी कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इमोशंस इन्फ्लुएंस कॉग्निशन बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू, यानी जो इमोशंस हैं वो कॉग्निशन को तो इन्फ्लुएंस करते हैं, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है, मतलब कॉग्निशन नहीं करता इमोशन को, तो ये गलत है, दोनों एक दूसरे को करेंगे, इंटरट्वाइंड है। कॉग्निशन एंड इमोशन आर बोथ इंडिपेंडेंट सिस्टम्स, यानी संज्ञान और संवेग, संज्ञान और संवेग, संज्ञान और संवेग दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं, यानी कॉग्निशन एंड इमोशंस जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट नहीं है भाई, इंटरडिपेंडेंट है, या इंटरट्वाइंड है, इंटर रिलेटेड है। इसके कई सारे शब्द हैं, मैं आपको लिख देती हूँ। इंटरडिपेंडेंट है, इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। भावना और अनुभूति कहना इसको गलत होगा, भावना या संवेग और संज्ञान एक दूसरे को पे अन्योन्याश्रित हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कॉग्निशन इमोशन को और इमोशन कॉग्निशन को, यानी आपका अगर दिमाग ठीक चल रहा है तो आप महसूस भी ठीक करते हैं, या जिस दिन आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं उस दिन दिमाग भी ठीक चलता है, ये कह सकते हैं। तो कॉग्निशन इमोशंस को और इमोशंस कॉग्निशन को प्रभावित करते हैं, आसान भाषा में इसको समझा जा सकता है। ठीक, अब इसके कई सारे शब्द हैं जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी देख लेते हैं एक एक करके। संज्ञान, संवेग, ठीक, इंटर रिलेटेड हैं, ये तो आसान शब्द है। अंतः संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अंतः संबंधित हैं, ठीक है बात। एक है बाय डायरेक्शनल है, यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों, बाय का मतलब है दोनों तरफ से, तो बाय डायरेक्शनल है, ठीक है।
और क्या हो सकता है? इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट हो ही गया है आपका जब तक इंटर रिलेटेड है, ठीक, को डिपेंडेंट है, जो भी आप कहना चाहें। यहां पे अगर हम देखें, एक चीज का ध्यान रखना है, कॉग्निशन एंड इमोशन इंडिपेंडेंट सिर्फ एक केस में होते हैं, जब एक व्यक्ति का नाम लिखा हो। जेजोंग करके एक व्यक्ति हैं, 2018 में क्वेश्चन आया था, जिन्होंने कहा है कि कॉग्निशन और इमोशन स्वतंत्र हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं उस सेंस में। तो वो जेजोंग नहीं लिखा है जब तक ये इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, बाई डायरेक्शनल है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कॉग्निशन इमोशन को, इमोशन कॉग्निशन को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से प्रभावित होगा, कि दिमाग तो करेगा इमोशंस को बट इमोशंस नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे को करते हैं प्रभावित, ठीक। चलिएगा, खैर द्विदिशीय हैं अगर मैं कहूं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 14, आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चंस such as how much and in what way are various genders represented in textbooks and media would be encouraged। यानी पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न लिंगों का कितना और किस तरह से प्रतिनिधित्व किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाएगा। बताइए, फटाफट से बताइए। यानी टेक्स्ट बुक में जेंडर रिप्रेजेंटेशन कैसा है मीडिया का, या फिर मीडिया में अलग अलग लिंग, मेल और फीमेल, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्या सिर्फ घरेलू काम वाले एड में, मीडिया में अगर आप देख रहे हैं जो एडवर्टीजमेंट है उसमें फीमेल्स को दिखा रहे हैं और एडवेंचरस काम में मेल्स को दिखा रहे हैं, यानी बायसनेस है कहीं ना कहीं। इन सब पे चर्चा करने के लिए अगर इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएं तो इससे क्या होगा, ये पूछा है, रीइंफोर्स करेगा जेंडर आइडेंटिटी को, क्वेश्चनिंग होगी जेंडर स्टीरियोटाइप्स की, या डिस्करेज करेंगे आप जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी को, या स्ट्रेंथन करेंगे कॉन्स्टेंटली। बताइए, स्ट्रेंथनिंग जेंडर कॉन्स्टेंसी होना चाहिए। ये कॉन्स्टेंसी होता है बेसिकली, बच्चों को पता लग गया, जैसे वो कपड़े बदल सकता है वैसे वो अपना जेंडर नहीं बदल सकता, वो कांस्टेंट है, ठीक। वो उसके बारे में फील कैसा करता है, वो मेल या फीमेल फील कर सकता है, लेकिन वो बायोलॉजिकली चेंज नहीं करेगा, तो वो जेंडर कॉन्स्टेंसी है। जब ये भावना आने लग जाए, लिंग को मजबूत बना करना, ये तो यहाँ पे जो है आपकी डेफिनेशन की प्रॉब्लम है ना, ठीक। चलिए, तो इससे क्या होगा, क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जब आप ये देखेंगे कि किताबों में या फिर मीडिया में जो लैंगिक भूमिकाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व कैसे किया जा रहा है ना, किसी एक जेंडर को तो हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल में नहीं दिखा रहे हैं, दूसरे को कमजोर दिखा रहे हैं, ये सब तो नहीं हो रहा है। जब इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो स्टीरियोटाइप अपने आप कम हो जाएंगे। स्टीरियोटाइप्स क्या हैं कि लड़कियां कमजोर हैं, लड़के जो हैं स्ट्रॉन्ग हैं, और क्या हो सकता है, स्टीरियोटाइप एक और हो सकता है, मतलब ऐसे होने को तो सैकड़ों हो सकते हैं कि लड़कियां मैथ्स में कमजोर हैं, लड़के मैथ्स में बेहतर होंगे, एंड ऑल 70 बातें हैं, ये आपको पता ही है। जेंडर का पूरा एक टॉपिक है, जेंडर पर अलग से एक दिन क्वेश्चन कर भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कहता क्या है। असर्शन और रीजन। असर्शन है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अडेप्टेशंस शुड बी मेड इन लर्निंग गोल्स, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज एज वेल एज असेसमेंट। यानी एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ मूल्यांकन में भी अनुकूलन किया जाना चाहिए। मतलब पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज चेंज करो, लर्निंग के गोल्स भी चेंज होने चाहिए समय समय पे। इंक्लूसिव क्लासरूम में हर तरह का बच्चा है, एक गिफ्टेड बच्चा भी है जो इंटेलेक्चुअली बेहतर करता है ना, कोई टैलेंटेड बच्चा भी है, वो बच्चा भी है जिसको सीखने में समस्या होती है। तो ये बात तो सही है, हर तरह के बच्चों को आपको इंक्लूड करना है। इंक्लूसिव तभी कह रहे हैं हम, समावेश करना है हर बच्चे का, तभी वो समावेशन है, ठीक। रीजन क्या है इसका, द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिविटी एडवोकेट्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोचेस एंड असेसमेंट। यानी समावेशी शिक्षा का जो दर्शन है वो शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को खत्म करने की वकालत करता है। यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को खत्म कर दो आप, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के होते हुए इंक्लूड करना है हर एक बच्चे को, विभिन्नताओं को इंक्लूड करना है, विभिन्नताओं को खत्म नहीं करना है, नहीं तो सब रोबोट्स बन जाएंगे फिर, है ना। तो विभिन्नताएं रखनी है, बट विभिन्नताओं के बावजूद बच्चे सीख सकते हैं, ये बात मानती है इंक्लूसिव एजुकेशन। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। तो ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सिंपल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर है 16। फटाफट से देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16 और फिर समझेंगे चीजों को। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो और जवाब दो, आसान सा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरमेंट एंड स्टोर इट इन फर्दर मेमोरी। यानी बेसिकली आप अर्थ निर्माण, कौन सी प्रक्रिया है जो पर्यावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण में आवश्यक है और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने में भी मदद करती है। यानी आपने एनवायरमेंट में कुछ देखा, अब आप उसका अर्थ निर्माण करेंगे, अच्छा इसका मतलब ये होता है, फिर उसको दिमाग में रख भी पाएंगे। इसमें
इस प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण क्या है या कौन सा एक पार्ट है। भूल जाना, तो भूल जाएंगे तो कहां से दिमाग में स्टोर कर पाएंगे, स्टोर तभी कर पाओगे जब दिमाग में रहे कोई चीज। रिट्रीवल तब होगा जब पहले दिमाग में टिके तो सही, पुनर्प्राप्ति तभी तो कहोगे अच्छा उसका नंबर बताना, तो नंबर दिमाग में धारण किया होगा, दिमाग में ऐड किया होगा, तब तो जाकर के बात बनेगी। रिट्रीव करने के लिए भी तो